चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस वन। आज का टॉपिक है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वैसा स्ट्रक्चर जिसको सॉल्व करने के लिए तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, कौन से तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन? थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन से हैं? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। कई बार हम इसको एम जेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की जरूरत पड़ता है और इसको सॉल्व करने के लिए तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन जरूरत तो पड़ता ही है। ठीक है, साथ ही साथ एक एडिशनल इक्वेशन यूज करते हैं, एडिशनल इक्वेशन। और इस एडिशनल इक्वेशन का नाम होता है कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर क्या है? सेम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं हम? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। और ये क्या है आपका? एडिशनल इक्वेशन को कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन का नाम रखें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली स्ट्रक्चर वन को डील कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। स्ट्रक्चर टू और स्ट्रक्चर थ्री का भी वीडियो साथ ही साथ लेके आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो स्ट्रक्चर वन के साथ साथ स्ट्रक्चर थ्री का भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। स्ट्रक्चर टू अभी कोई सेमेस्टर वाला पढ़ नहीं रहा है, तो जब वो जरूरत पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली उसको भी बनाऊंगा। और मॉस मैकेनिक्स से रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम जो अपन को पढ़ना पड़ता है बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम के लिए, तो मैं उसको भी डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमको जरूरत है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस वन में डिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जिसको सॉल्व करने के लिए तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की जरूरत पड़े, और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जिसको सॉल्व करने के लिए तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो जरूरत पड़ेगा ही, साथ ही साथ एडिशनल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, और उस एडिशनल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट बीम, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रेम। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है आपका फ्रेम और एक होता है आपका ट्रस। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए या फिर समझने के लिए आपको एक सीधा सिंपल चीज बताता हूं मैं, क्या होता है इसको समझना। फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल मान के चलो एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें क्या लगा है? एक साइड हिंज लगा है और एक साइड क्या लगा है? आपका रोलर लगा है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या है? ये एक ट्रायंगल है जहां पर क्या है? हिंज है और ये एक रोलर है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मैं फ्रेम की बात करता हूं, यहां पर ट्रायंगल बना रहा हूं, तो ये इंटरनली एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या होता है इंटरनली एक स्टेबल स्ट्रक्चर? वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। या तो आपको वाइवा में कभी कोई पूछता है कि भाई सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम में क्या होता है कि जो लोड होता है ना, जैसे ये लोड लगा हुआ है, ये क्या है? जॉइंट में लग रहा है मगर साथ ही साथ मेंबर में भी लग जाता है। ठीक है, मगर यहां पर अगर मैं बात करूं ट्रस की, तो इसमें खाली और खाली कहां लगेगा? लोड जॉइंट्स में लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है? यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो लोड लगेगा वो कहां लगेगा? खाली जॉइंट पे लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा? कहीं पर भी लग सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एनीवेयर ऑन द स्ट्रक्चर, और इसमें ओनली एट द जॉइंट्स।
अब आ जाते हैं बीम में। देखिए ये क्या बताया मैंने, ये स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर ये भी होता है। तो चलिए बीम को समझते हैं कि कैसे करते हैं। बीम की अगर मैं बात करूं तो बीम को समझने के लिए मान लो मैं क्या किया हूं, यहां पर एक हिंज लगाया और यहां पर क्या कर दिया मैंने, एक रोलर लगाया। ठीक है। देखिए एक्चुअली दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। पहला मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हो जाएगा इंटरनल डिटर्मिनेंसी, और एक होता है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंसी। ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करूं तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि भाई बीम में खाली और खाली एक्सटर्नल मानेंगे तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू आर माइनस आर। वहीं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका फ्लेक्सिबल और एक होता है आपका फिक्स, सॉरी रिजिड। ठीक है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है। यहां पर ई क्या है, एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी। ठीक है। यहां अगर मैं डिटरमिनेंसी की बात कर रहा हूं तो डिटरमिनेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी भी बोलते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए ये एक्सटर्नल रिडंडेंसी है। अब इसका फॉर्मूला में यहां पर आर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, और स्मॉल आर क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है। तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि बीम में खाली और खाली हम एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी चेक करेंगे, इंटरनल नहीं चेक करेंगे, भले वो कंटिन्यूअस हो या ना हो। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो हिंज लगा है, तो ये आपको मालूम होगा जब भी हिंज लगा होता है तो वहां पर दो रिएक्शन बनते हैं और यहां पर एक रिएक्शन बनेगा रोलर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो क्या देख पाऊंगा कि भाई इस कंडीशन में ई की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस आर, जहां पर ये कैपिटल आर क्या होगा, 2+1, 2+1, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं हम, स्मॉल आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहां पर -3, तो वैल्यू क्या देख पाएंगे यहां पर कि भाई E इज इक्वल्स टू, ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। कब बोल पा रहा हूं, जब E की वैल्यू क्या हो, 0। और क्या देखने मिल रहा है यहां पर, ये कब 0 हो सकता है, जब R की वैल्यू R के बराबर हो, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। अब मान लीजिए ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई मेरे को डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की फॉर्म पे दिया है। ठीक है। क्योंकि सिलेबस में अगर मैं देखूं तो सेक्शन 1 जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि भाई ये बेसिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पे ही डील करता है। ठीक है। मगर फिर भी अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को अगर मेरे को सॉल्व करना रहा
तो कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन सेक्शन 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, नोट लिखते हैं आप फिलहाल। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक बीम दिया है। क्या दिया है देखो, यहां पर एक हिंज दिया है और यहां पर एक रोलर दिया है, ठीक है। तो इस वाले बीम में देखो क्या देख पा रहे हैं, यहां पर टोटल 3 क्या है, सपोर्ट रिएक्शन बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस तरीके के बीम को क्या बोलेंगे, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अभी बताया मैंने, कैसे पता चला, क्योंकि E इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, और यहां पर क्या है, E इज इक्वल टू R माइनस स्मॉल आर करने से क्या मिल रहा है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कि ये क्या आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। मगर अगर मान लो बीम ऐसा ना देख करके क्या लिखा हो, क्या बना होता, 2 हिंज होता, ठीक है। अब देखो इस टाइप के सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। मगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है, ये इनडिटरमिनेट बीम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक रिएक्शन ऐसे जा रहा है और एक रिएक्शन ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं अगर इसको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि इस कंडीशन में क्या देखूंगा, देखो E की वैल्यू कितनी आ रही है, E की वैल्यू आ रही है आपकी R माइनस आर। जहां पर R की बात करूं तो ये कितना है, 2+2, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 2+2 माइनस ये कितना हो गया, 3, तो वैल्यू कितना आया, 1। तो इससे क्या पता चला कि भाई बीम जो कि क्या है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, जो कि इनडिटरमिनेट बीम है, कितने डिग्री से, 1 डिग्री से। क्यों, कैसे, क्योंकि हमको क्या पता चला, ये कितने वैल्यू से ज्यादा है, 0 से 1 वैल्यू से। तो हमको क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ये, कितने डिग्री से, 1 डिग्री से, ठीक है। तो यहां पर मेरे को ये तो समझ में आया कि भाई चलो ये A है, ये B, इसको भी A या B। मान लो मैं ये बोलता हूं कि भाई इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को मेरे को डिटरमिनेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको ये समझ में आया था कि भाई सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में क्या हो सकता है आपका, अगर एक हिंज को एक रोलर में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खाली 1 का डिग्री है इंडिटरमिनेंसी का। तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि भाई एक्सटर्नली अगर मैं चेंज करना चाहूं तो क्या करूंगा, एक हिंज को एक रोलर में कन्वर्ट करूंगा, और अगर इंटरनली चाहूं तो क्या करूंगा, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हम पिन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, पिन। पिन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मेंबर में ऐसा गोला बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पिन के कारण एक तो ये एक तरीके का जॉइंट कहलाता है, ठीक है, या तो क्या कहेंगे इसको, एक तरीके का जॉइंट कहेंगे। तो ये जॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो बिहेव एज अ जॉइंट, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक तरीके का क्या होता है, स्मॉल आर है ना, जो कि क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का जो हम देखें यहां पर, ये इसको इंक्रीज कर देता है, इज इंक्रीज बाई 1, ठीक है। जिसको अगर आप आगे पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल पे तो इसको हम स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, रिलीज बोल देते हैं, ठीक है। इसको रिलीज बोल सकते हो। देखो मैं आपको एक पहले चीज बता देता हूं, मैं जो भी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं ये मात्र और मात्र स्ट्रक्चर 1 के हिसाब से बता रहा हूं। कंपटीशन लेवल के लिए जानने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर चीज को मैं कभी बाद में सिखा दूंगा। फिलहाल मैं स्ट्रक्चर 1 खाली और खाली 4th सेम के लायक हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, जितना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या पता चला, मेरे को पिन जानना जरूरी था, ठीक है। अब ये पिन को कैसे सॉल्व करेंगे, पिन से क्या चीज हमको पता चलेगा। तो मैंने क्या बताया कि ये एक कार को बढ़ा देता है, ठीक है।
तो इससे मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैं पिन इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेट बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखिए हम लोग अभी कि मान लो एक बीम है, ठीक है, जो कि क्या था, हिंज था बोथ साइड। तो ये ए मान लो, इसको मैं क्या मान रहा हूं, बी। तो इस कंडीशन में ये क्या था, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था क्या, नहीं, ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था। कितने डिग्री से, 1 डिग्री से। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था, ठीक है, कैसे पता चला, E इज इक्वल्स टू आर माइनस आर, जहां पर आर कितना है, 2 + 2 -3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाई 1 डिग्री। अब मैं क्या बताया, इसको मेरे को चेंज करना है, किसमें, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 2 तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। सबसे पहला, सपोर्ट को चेंज कर दूंगा, एक हिंज है, यहां एक रोलर बना दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, इसको मैंने क्या बना दिया, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या कहला देगा, यहां पर ये होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ये तो इसी कारण क्या हो गया, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई आर माइनस आर, जो कि क्या लिख सकता हूं मैं, 2 + 1 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो इसको मैं ये क्या किया मैंने, एक्सटर्नली चेंज कर दिया, सपोर्ट चेंज किया। कैसे किया, बाई चेंजिंग सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, हिंज को, क्योंकि 1 डिग्री था तो एक हिंज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोलर में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, सॉरी। ठीक है, अब मान लो मेरे को ये एक तरीका पता था, और कौन सा तरीका है, एक और तरीका है, ये क्या था, किया था मैंने, इसमें चेंज किया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर मेरे को इसको चेंज करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट स्ट्रक्चर लेके आना है, तो है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर सकता हूं, एक्सटर्नली चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं सपोर्ट के साथ नहीं खेल रहा। ठीक है, ये ए, ये बी, यहां पर क्या है देखो, ये 1 2 3 4 अननोन रिएक्शन है। मैं क्या कर दिया, यहां एक पिन इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, पिन। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अब के केस में क्या हो गया, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे पता चला डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ये, देखो ई की मैं अगर बात करूं तो ई की वैल्यू क्या होगा, आर माइनस आर। ठीक है, जहां पर क्या लिखूंगा, 2 + 2 माइनस, यहां पर क्या लिखते हैं इसको, 3। ठीक है, +1 रिलीज है। ठीक है, 3 + 1 रिलीज है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, आर के साथ लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहां पर अगर देखें क्या बताया था कि पिन जब मैं बात करूंगा तो पिन क्या है, बिहेव कैसे करता है, जॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, पिन क्या आपका बिहेव करेगा जॉइंट की तरह, साथ ही साथ आर क्या है, आर को एक वैल्यू से बढ़ा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर को बढ़ा देगा एक वैल्यू से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, डिटरमिनेट बीम ये है, इनडिटरमिनेट बीम ये है। अगर मेरे को इनडिटरमिनेट बीम को, जो कि 1 डिग्री में था, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, तो एक्सटर्नली क्या करूंगा, सपोर्ट चेंज कर दूंगा, और इंटरनली यहां पर क्या कर सकता हूं, बाई इंट्रोड्यूसिंग पिन जॉइंट। ठीक है,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिन जॉइंट बोल सकते हैं। नाम में ही समझ में आ गया कि भाई क्या है, पिन जॉइंट। पिन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक तरीके से ये इंटरनल हिंज भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमको कि भाई डिटर्मिनेट सॉरी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इनडिटर्मिनेंसी में यहां पर देखे थे हम लोग फ्लेक्सिबल और एक क्या देखे थे, रिजिड। कब बोलेंगे कि भाई स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है और कब बोलेंगे कि स्ट्रक्चर रिजिड है। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि भाई अगर मैं फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें जो कनेक्शन होता है वो ज्यादा से ज्यादा किसका कनेक्शन होगा, वो होगा आपका इसमें रिवेट का, ठीक है, या तो फिर बोल्ट का। जो कि क्या होता है, जिसको टाइम टू टाइम लूज हो जाता है, जिसको हम लोग को बार बार क्या करना पड़ता है, टाइटन करना होता है। वहीं पर अगर मैं रिजिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तरीके से क्या होता है, मूवेबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल। और यहीं पर क्या है, ये रिजिड है, तो रिजिड में क्या होता है, यहां पर ये एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, मैं इसको मैं बोल सकता हूं वेल्डेड होता है ये, ठीक है। जो अगर वेल्डिंग किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिजिड स्ट्रक्चर। और अगर वो रिवेट या बोल्ट की होता है तो वो मूवेबल होता है। जब जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वो फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है, तब तक आप क्या मान के चलेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर जो गिवन है वो क्या है, आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ही की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल के लिए आई की अगर मैं बात करूं, इंटरनल की बात करूं ना, तो आई की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है m-2j-r। और वहीं पर आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 3 × a या फिर 3 × c, ठीक है। जहां पर ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये किससे पता चला, ये फ्लेक्सिबल है और ये क्या है आपका, रिजिड है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि परफेक्ट ट्रस क्या होता है, ठीक है। तो एक तरीके का ये भी क्या मान के चलो आप, ये नोट है। देखो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई सिंपल सी बात है कि परफेक्ट ट्रस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला परफेक्ट ट्रस, ठीक है। तो मैं अगर परफेक्ट ट्रस की बात करूं तो इसको याद रखने के लिए क्या रखेंगे, m = 2j-r, ठीक है। क्या याद रखना कि m की वैल्यू क्या होती है, ये बराबर होती है किससे, 2j-r, जहां r क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, और m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। वहीं पर यहां पर अगर मैं इसको परफेक्ट ट्रस बोलता हूं तो परफेक्ट ट्रस का दूसरा नाम बोल सकते हो, सेफ ट्रस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हो, सेफ ट्रस, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ये बोल देता हूं कि रिडंडेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर रिडंडेंट ट्रस क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर स्टिफ फ्रेम, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, देखो रिडंडेंट ट्रस ओवर स्टिफ फ्रेम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेस, ठीक है। आप याद रखिएगा रिडंडेंट, इससे पहले भी मैंने बताया था कि डिटरमिनेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी भी बोलते हैं। तो वैसे रिडंडेंट क्या है, इसमें एक्सेस है, तो इसको क्या लिखेंगे, एम, जो कि क्या है, एक्सेस मतलब ग्रेटर देन लिख दूंगा 2j-r, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ये बोल दूं कि भाई डेफिशिएंट क्या होता है, डेफिशिएंट ट्रस, डेफिशिएंट ट्रस का दूसरा नाम क्या है, इंटरनली अनस्टेबल, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट मतलब क्या है, कमी है, किसकी कमी है, यहां पर मेंबर की बात कर रहे हैं, तो मेंबर क्या है, कम है 2j-r से, ठीक है। तो
एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डेफिशिएंट सॉरी परफेक्ट बोलेगा तो क्या याद रखना है आपको, सेफ। रिडेंडेंट बोला तो ओवर स्टिफ, जिसमें हम क्या है एक्सेस में हमारे पास है वैल्यू, क्योंकि इसके कारण क्या देखो ग्रेटर बन रहा है, और डेफिशिएंट में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। मैंने क्या बताया आपको कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। देखो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ये किसके पार्ट में आया, इंटरनल स्ट्रक्चर में आया। ठीक है, इंटरनली अगर मैं स्टेबिलिटी निकालना हो तो इससे डायरेक्ट में अगर बात करूं तो ये क्या है अनस्टेबल है, तो स्टेबल क्या हुआ, ये स्टेबल है, और ये क्या है ओवर फ्रेम है, ओवर स्टिफ है, मतलब ये ज्यादा ही स्टेबल है। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछा जाए कि भाई दोनों में से अच्छा कौन सा, ये तीनों में से ये तो क्या है डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट होना तो अच्छी बात नहीं है। तो परफेक्ट ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या एक आइडियल ट्रस्ट होता है, ये होगा नहीं होगा परफेक्ट नहीं बोल सकते। रिडेंडेंट क्या है, एक ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा दो ज्यादा कितना भी हो सकता है, मतलब क्या ये एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सेफ है, मगर ज्यादा अच्छा क्या होता है ये, मगर इसमें क्या होगा पैसा ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा मेंबर लग रहा है। तो हमको ध्यान देना होता है कि भाई इकोनॉमिकली भी अपन को देखना है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, दो पार्ट आएगा, एक्सटर्नली आएगा और इंटरनली आएगा। ठीक है, तो मैं एक्सटर्नली और इंटरनली की बात करूं, इंटरनल रिडंडेंसी और ई को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिडंडेंसी। ठीक है, यहां आई की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसी से याद रखिएगा, m-2j-r। इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके आता हूं तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है आई की ई की वैल्यू क्या है, r माइनस आर, जो कि कभी चेंज नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो, दोनों के केस में ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए मैंने इसको तो बता ही चुका था, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेयर m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, और j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, और स्मॉल r क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान के चलो क्या है, एक ट्रस बना है। ठीक है, जो कि यहां पर क्या है, यहां एक हिंज है, यहां क्या है एक रोलर है। तो इस केस में क्या देखते हैं, देखो यहां पर मैं अगर बोलूं कि भाई इस क्वेश्चन को मेरे को देखना है कि इनडिटरमिनेंसी इंटरनल और एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी कितना आएगा, तो इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या देखेंगे, कितना रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, देखो जब हम लोग इंटरनल रिडंडेंसी और एक्सटर्नल रिडंडेंसी देखते हैं तो हम नहीं देखते कि हाँ कितना लोड लगा है नहीं लगा है। लोड मैटर ही नहीं करता इन दोनों को निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देख सकते हो आप। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, एक्सटर्नल निकाल देता हूं। तो क्या लिखूंगा, आर माइनस आर। अभी मैंने बताया कि आर यहां पर कितना होगा, 2 प्लस ये 1 आएगा, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर है तो ये कितना होगा 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और वहीं मैं आई की अगर बात करूं तो क्या होगा, एम। तो देखो मैं तो फिलहाल के लिए इसको एज इट इज लिख दे रहा हूं, आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है m-j-r, ये तीनों को अलग अलग लिखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो m की बात करें तो क्या लिखूंगा, m-2j-r। जहां m की मैं बात करूं तो कितना है, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कैसे गिना मैंने, पहले हॉरिजॉन्टल गिन लिया 1 2 3, फिर इंक्लाइन 1 2 3 4 5 6, तो कितना वो टोटल 9। तो क्या लिखूंगा, 9 माइनस 2 टाइम्स जे, जॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा 6 इंटू 2 कितना होगा आपका, 2 इंटू 6 कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस आर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कितना है 3। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो 9 माइनस 12 माइनस 3, जो कि क्या होगा आपका 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि भाई आई की वैल्यू कितनी हो गई 0। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसको मैं क्या बोलता हूं, टी, जिसको क्या बोल सकते हैं ई प्लस आई।
ठीक है, ये क्या होता है, ये सेम फॉर्मूला हम इसको लिखते हैं डी एस, इसको क्या बोलते हैं डी एस ई, प्लस इसको क्या लिखेंगे डी एस आई। यहां पर मैं टी की बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, टोटल रिडंडेंसी या तो फिर क्या लिखूंगा डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है, और डी एस, और डी एस को हम बोलते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, दोनों एक ही है। यहां पर लिखने का तरीका क्या हो जाता है देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू भी जीरो आई है, इसकी वैल्यू भी जीरो आई है, देयरफॉर टी की वैल्यू क्या होगी ई प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये क्या है आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि भाई ये जो फ्रेम है ये क्या है आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि इसका एक्सटर्नल वैल्यू भी जीरो आया, इंटरनल वैल्यू भी जीरो आया, तो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन है कि कैसा लिखा जाता है मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल फ्लेक्सिबल कंप्लीट हो गया, मैं आपको ये लास्ट टॉपिक बता देता हूं, कौन सा टॉपिक बच गया अब, रिजिड। ठीक है, तो रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स ये क्या चीज है, इसको कैसे समझेंगे, तो सीधा सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, रिजिड मतलब क्या होता है आपका फिक्स या फिर वेल्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से बोल सकता हूं फिक्स फ्रेम है जो कि क्या है दोनों साइड से फिक्स है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इंटरनली, इसका बताया था आई का वैल्यू होता है 3 × ए, और वहीं पर ई की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, इसकी वैल्यू हो जाती है R - R। मैंने बार बार बताया आपको रिजिड फ्रेम हो या फ्लेक्सिबल फ्रेम हो, एक्सटर्नल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खाली इंटरनल चेंज होता है। जहां पर ए की मैं बात किया तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 × C। ठीक है, जहां पर मैं क्या बोलूंगा वेयर ए या फिर सी ये क्या होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोज लूप्स किस तरीके का, एक कंप्लीट क्लोज लूप होता है ना तो उसको बोलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट क्लोज लूप भी बोल सकते हो। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि कैसा तरीके का हो सकता है वो, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। यहां पर इसको मान लेता हूं मैं फिक्स, इसको भी मान लेता हूं मैं फिक्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको। तो रिजिड की अगर मैं बात करूं इसको शो करने के लिए ना यहां पर एक ऐसा छोटा सा ट्रायंगल ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि ये फ्रेम रिजिड है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, आई की वैल्यू सॉरी ई की वैल्यू यहां पर एक लगेगा, ये दूसरा लगेगा, ये ऐसा तीसरा लगेगा, और यहाँ एक मोमेंट का पेयर लग जाएगा। ठीक है, तो हम ये लगाते हैं, तो इसका वैल्यू क्या लिखूंगा R - R। जहां पर R की बात करूं तो इसमें 3 इसमें 3, तो क्या लिखूंगा 3 + 3 - 3 क्या है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो वैल्यू कितना आया 3। तो कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आई 3। वहीं पर आई की बात करूं तो क्या लिखूंगा 3 × ए। यहां पर नंबर ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, तो क्लोज लूप है क्या, यहां पर से ये जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 0, वैल्यू क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर जो है क्या है इंटरनली स्टेबल है, मतलब इंटरनली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और एक्सटर्नली क्या है 3 वैल्यू दे रहा है। मगर टोटल वैल्यू अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं 3 + 0 दैट मीन्स 3। तो स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट बाई 3 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर इज
स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली बाई 3 डिग्री। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन की बात आई। यहीं पर अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मान लो कैसा बना है, ये एक तरीके का फ्रेम है। ठीक है, यहां क्या एक तरीके का फ्रेम है, इसको मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इस साइड में, और यहां इसको मैं क्लोज लूप बना दिया। तो प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, या तो यहां पर 1 या 2 लिख देंगे। ठीक है, या तो यहां पर क्या करते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल क्या शो करता है, वेल्डिंग शो करता है। ठीक है, ये क्या शो करता है आपका, वेल्डिंग। जब भी वेल्ड करेंगे तो ऐसा ही वेल्ड होता है ना। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ई की वैल्यू कितनी होगी, आर माइनस आर, जहां पर आर कितना है, यहां पर 3 3 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3 + 3 + 3। ठीक है, -3। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 3 = 6। ठीक है, और वहीं आई की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, 3 × ए। जहां पर ए की वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, 3 × कितना है, 2। दो क्लोज लूप है, यहां पर एक होना चाहिए था, होता तो ये 4 हो जाता, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 2। तो ये कितना हो गया, 6। तो टोटल कितना है, आई प्लस ई, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली, इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 + 6, मतलब कितना हुआ, टी = 12। मतलब स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बाई, यहां पर 12 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में जितने भी तरीके के फ्रेम स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो कि आपका फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा, इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।